का चांद, जो आज पूरी तरह गोल और पीला है। सीधी रोशनी हवेली के टूटे फूटे गुंबद पर डाल रहा है। हवेली के चारों ओर सघन जंगल है और हवा में अजीब सी कदमों की गंध है। मीरा, ये जगह सचमुच किसी कहानी की किताब से निकली हुई लगती है। 18वीं सदी की वास्तुकला, लेकिन रखरखाव शून्य। हमारी रिसर्च के लिए इससे बेहतर जगह नहीं हो सकती। आदित्य, मुझे ये जगह बिल्कुल पसंद नहीं आ रही। देखो, चांद की रोशनी सीधे हवेली पर पड़ रही है, जैसे वो किसी चीज को आमंत्रित कर रही हो। दादी कहती थी, पूर्णिमा की रात को आत्माएं अपनी शक्तियों का शिखर छूती हैं। और मैं कहता हूं, पूर्णिमा की रात सिर्फ रोशनी का शिखर छूती है। तुम भूतों की कहानियां छोड़ो और हवेली के ऐतिहासिक महत्व पर ध्यान दो। ये चांदमुखी हवेली क्यों कहलाती थी, हमें ये पता लगाना है। तभी गेट के पास बैठी एक टूटी हुई चौकी से जमाल चाचा धीरे से खड़े हुए। उनकी आंखें उदास और नींद से भरी थीं। बाबूजी, रात ठीक नहीं है, आज चांदमुखी जागती है। चाचा, आप डरो मत, हम बस कुछ तस्वीरें लेंगे और कल सुबह तक निकल जाएंगे। हमें बस अंदर जाने दीजिए। बाबूजी, ये हवेली एक कब्रिस्तान है, इसे घर मत समझो। आज से 100 साल पहले चांदमुखी नाम की एक बेहद खूबसूरत लड़की थी, चांद जैसी। लेकिन जब उसके प्रेमी ने उसे धोखा दिया तो उसने यहीं आत्महत्या कर ली। वो हर पूर्णिमा को अपनी अधूरी सुंदरता को पूरा करने आती है। जो अंदर जाता है वो उसके अधूरे प्रेम का शिकार बन जाता है। आदित्य, चलो वापस चलते हैं। मुझे अंदर की तरफ बहुत ठंड लग रही है, जबकि बाहर मौसम ठीक है। चाचा, धन्यवाद आपकी चेतावनी के लिए, हम ध्यान रखेंगे। मीरा, अगर ये इतना डरावना होता तो चाचा यहीं बैठकर चौकीदारी क्यों करते? चलो प्लीज, 1 घंटे की बात है। रात के 11:30 बज रहे थे। हवेली के अंदर का हॉल विशाल और बदबूदार है। आदित्य, यहाँ की हवा में बहुत तेज गुलाब की खुशबू है, सड़े हुए गुलाबों की। ये कितनी अजीब बात है। गुलाब की खुशबू? शायद यहाँ कभी कोई गुलाब का बाग रहा हो। देखो सामने, ये कितना बड़ा आईना है। हॉल के केंद्र में सीढ़ियों के ठीक सामने एक विशाल गोलाकार दर्पण टिका था। ये दर्पण इतना बड़ा था कि वो पूर्णिमा के चांद जैसा दिखता था। उसका फ्रेम काला पड़ चुका था। उस दर्पण में मत देखो आदित्य, ये पूर्णिमा के चांद को प्रतिबिंबित कर रहा है। ये उसका चांद है। दर्पण की सतह पर इतनी धूल थी कि वो किसी धुंधले चांद जैसा दिख रहा था, जिसमें उनका अपना चेहरा भी स्पष्ट नहीं था। अचानक दर्पण के ठीक नीचे एक धीमी संगीत जैसी वीणा की तार टूटने की आवाज आई। आदित्य! आदित्य ने तेजी से पीछे मुड़कर देखा। फर्श पर कोई नहीं था, लेकिन जब उसने फिर से दर्पण की ओर देखा तो दर्पण पर जमी धूल हवा में धीरे धीरे उड़ गई, जैसे किसी अदृश्य हाथ ने उस दर्पण को साफ कर दिया हो। दर्पण में अब उनका प्रतिबिंब स्पष्ट दिख रहा था, लेकिन उनके प्रतिबिंब के पीछे अंधेरे से निकलकर एक स्त्री दिखाई दिया। ये चांदमुखी थी। उसने न तो कोई आवाज निकाली, न कोई हरकत की। बस उसकी आंखें धीरे से झपकी और उसके होठों पर एक खौफनाक लेकिन मोहक मुस्कान आई। मत देखो, इसे मत देखो आदित्य, ये तुम्हें बुला रही है। आदित्य ने चीखने की कोशिश की, लेकिन उसके गले से आवाज नहीं निकली। वो दर्पण में जमे हुए थे, जहां चांदमुखी उन्हें अपनी ओर खींच रही थी। इतने सालों बाद कोई मेरी सुंदरता को देखने आया है। तुम भी मुझसे प्रेम करोगे, है ना? ये आवाज सीधे आदित्य के दिमाग में गूंजी। वो ना तो बोल पा रहा था, न हिल पा रहा था। आदित्य, क्या हुआ तुम्हें? उसकी तरफ मत देखो, अपनी आंखें बंद करो। मीरा की आवाज ने आदित्य को झकझोर दिया। उसने जोर से अपनी आंखें बंद की और फिर खोली। दर्पण में अभी भी चांदमुखी का चेहरा था, लेकिन अब वो थोड़ा धुंधला हो गया था। मैंने नहीं देखा, लेकिन मैंने महसूस किया उसकी मौजूदगी। वो हवा। आदित्य,
ये जगह शापित है, हमें यहां से अभी निकलना चाहिए। वो दोनों भागकर सीढ़ियों की ओर बढ़े। सीढ़ियां ऊपर अंधेरे में खोई हुई थीं, लेकिन इस बार ऊपर से एक हल्की खुशबू आ रही थी। हमें वहीं जाना होगा, उसकी कहानी, उसका अंत वहीं मिलेगा। वो धीरे धीरे सीढ़ियां चढ़े। ऊपर का गलियारा मुख्य हॉल से भी ज्यादा अंधेरा था। वहां कई छोटे छोटे कमरे थे, जिनके दरवाजे आधे खुले थे। कमरे के बीच में एक और, लेकिन छोटा, गोलाकार दर्पण लगा था। और एक चांदमुखी दर्पण, ये सब क्या है? कमरे में प्रवेश करते ही गुलाब की खुशबू इतनी प्रबल हो गई कि उन्हें लगा जैसे वो गुलाबों के ढेर पर खड़े हों। टेबल पर एक खुली हुई डायरी पड़ी थी। उसने डायरी खोली। लिखावट सुंदर और सुलेख जैसी थी, लेकिन अंत के पन्ने स्याही के दागों और आंसुओं से भरे थे। आज पूर्णिमा है। मेरे प्रेमी विक्रम ने मुझसे वादा किया है, वो आज रात मुझसे मिलने आएगा। वो कहता है मेरी सुंदरता चांद जैसी है और वो हमेशा मेरी रोशनी में रहना चाहता है। मैं इंतजार कर रही हूं। आदित्य ने अगले पन्ने पलटे। आज फिर पूर्णिमा है। विक्रम नहीं आया। वो हर पूर्णिमा को आएगा, ये वादा करता है, लेकिन कभी नहीं आता। मेरे माता पिता मुझे इस हवेली में बंद रखते हैं। कहते हैं मेरी सुंदरता एक श्राप है जो पुरुषों को पागल कर देती है, लेकिन मैं तो सिर्फ उससे प्यार करती हूं। मुझे अपने चांद का इंतजार है। अगले कुछ पन्ने केवल विक्रम कहाँ हो और मैं अकेली हूं जैसे शब्दों से भरे थे। और फिर अंत में एक पन्ना पूरी तरह से स्याही के दागों से भरा था। आज फिर पूर्णिमा है। विक्रम, तुम धोखेबाज हो। तुमने मुझे सिर्फ खिलौना समझा। मेरी सुंदरता, मेरा प्यार, तुमने सब कुछ रौंद दिया। अब ये हवेली मेरी गवाह बनेगी। मैं अपने प्रेमी के लिए इंतजार करूंगी और हर पूर्णिमा को जो भी पुरुष इस हवेली में आएगा उसे मैं अपना बना लूंगी। डायरी यहीं समाप्त हो गई थी। आदित्य और मीरा ने एक दूसरे को देखा। उनका डर अब एक दुखद सच्चाई में बदल चुका था। चांदमुखी एक हताश प्रेमिका थी जो अब प्रतिशोध लेने वाली आत्मा बन गई थी। उसने आत्महत्या की थी। जमाल चाचा ने कहा था ये सब उसी के धोखे का नतीजा है। तभी कमरे के दूसरे छोर से, जहां एक बड़ी अलमारी थी, एक अजीब सी खड़खड़ाहट की आवाज आई। ये आवाज लकड़ी के अंदर से आ रही थी। अब रात के 12:15 हो चुके थे। खड़खड़ाहट तेज होती गई। ये क्या है? कोई जानवर या कोई और आत्मा? उसने हिम्मत करके अलमारी का दरवाजा धीरे से खोला। अंदर का दृश्य उनके रोंगटे खड़े कर गया। अलमारी खाली थी, लेकिन उसके पिछले हिस्से में, जहां कपड़े टंगे होते थे, वहां पत्थर की दीवार थी और उस दीवार पर काले रंग की स्याही से लिखा था, मुझे यहां बंद किया है चांदमुखी ने। और उसके नीचे एक और छोटी लिखावट थी, तुम धोखेबाज नहीं हो, लेकिन तुम भी। तभी कमरे का तापमान तेजी से गिर गया। गुलाब की खुशबू और तेज हो गई, लेकिन अब उसमें एक कड़वाहट थी। कमरे का छोटा गोलाकार दर्पण अचानक से तेजी से चमकने लगा, जैसे कोई तेज रोशनी उसके अंदर से बाहर आ रही हो। ये आकृति धीरे धीरे एक स्त्री के शरीर का रूप ले रही थी। वही थी चांदमुखी। तुम मेरे प्रेमियों को आजाद करने की कोशिश कर रहे हो। तुम्हारा प्रेम? तुमने उसे भी यहाँ कैद कर लिया। तुमने उसे मरने भी नहीं दिया। ये कौन सा प्रेम है? ये तो स्वार्थ है। चांदमुखी की चमकदार आंखों में दर्द की एक लहर दौड़ गई। उसकी चीख से कमरे की दीवारें कांप गईं। जैसे ही दर्पण टूटा, चांदमुखी की आकृति तेजी से कमजोर होने लगी। उसकी चमकदार आंखें बुझने लगीं। वो दोनों तेजी से कमरे से बाहर भागे, सीढ़ियों से नीचे मुख्य हॉल में। पीछे से उन्हें चांदमुखी की अंतिम
दर्द भरी कराह सुनाई दी जो हवा में घुल गई।